हे गाइस, दिस इज सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 13 के क्वेश्चंस करेंगे और हमारा चैप्टर रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज एंड फोटोसिंथेसिस किस तरीके का प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल, फिजिकल, केमिकल और एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चंस जो है इस सीरीज़ के वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो सीधा सा एनसीईआरटी की लाइन ही है यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, प्लांट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और प्लांट में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसमें कि लाइट एनर्जी जो है उसको लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर दिया जाता है, उसे चेंज कर दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, केमिकल एनर्जी टू लाइट, लाइट एनर्जी टू काइनेटिक और सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है, फोटॉन्स जो होते हैं, उन फोटॉन्स को सुक्रोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है। बेसिकली पहले फ्रक्टोज बनती है, फिर उस फ्रक्टोज को किस में चेंज कर देते हैं? सुक्रोज के अंदर। तो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, फोटोन से C6H12O6 करके फ्रक्टोज बना ली जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। The experiment material used by Von Neal to prove that oxygen comes out from water was studied on बीच फोटोसिंथेसिस जब खोजा, जब इसका सारा के सारे प्रोसेस एक साथ नहीं खोजे गए थे, तब बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अलग अलग उन्होंने अपने कंक्लूजन्स दिए थे। इन्हीं सब के बीच में वॉन नील ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बैक्टीरियाज के ऊपर था। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज, ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं और इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज पे काम करते हुए उन्होंने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, यानी कि कोई भी एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जिसका कि ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऐसा कंपाउंड विच इज़ एबल टू ऑक्सीडाइज, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होता है वो CO2 का रिडक्शन कर देता है और CO2 को रिड्यूस करके उसे किस में चेंज कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। और ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जनरली क्या होता है, यही क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है और नॉर्मली ये क्या होता है? H2O होता है। जनरल हम प्लांट्स की बात करते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर ये क्या होता है? H2O होता है, लेकिन कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरियाज जो है उनके अंदर ये H2S भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ये H2O होता है तब ये क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करने के साथ साथ इससे क्या चीज़ रिलीज़ होगी? ऑक्सीजन भी क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो वॉन नील के इस एक्सपेरिमेंट से पहले तक ये माना जाता था कि ऑक्सीजन जो है वो CO2 से रिलीज़ हो रही है, लेकिन वॉन नील के इस एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जो भी प्रोटॉन डोनर होगा वो प्रोटॉन देगा और ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है। प्लांट ऐसे ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर रहा है, वो वाटर को तोड़ रहा है सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाए फोटो सिस्टम के अंदर, जेड स्कीम के अंदर। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट भी पैदा किया जा सके ATP बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन इसका मेन प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं वो H2S को भी काम में लेते हैं, तब वहाँ पर सल्फर निकलती है ऑक्सीजन की जगह। इन्होंने काम किस पे किया था? वॉन नील ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज के ऊपर काम किया था। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द, कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और ऑल ऑफ दीज। जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कैसे होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। बेसिकली थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वो खुद ही किसकी बनी होती है?
क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन आपस के ऊपर फोल्ड, थाइलेकॉइड यूनिट मेम्ब्रेनस होता है, ये आपस में फोल्ड होकर के इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का आभास देती है, सूडो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की तरह रखती है। ठीक है। अगर हम इसकी सेक्शन को काट करके देखते हैं तो इसके सेक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ में एक असेसरी पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से इन्हीं पिगमेंट्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखना। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऑल ऑफ दीज। एल्गी जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इन सभी में क्या मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो सभी में देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल प्रॉपरली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा भाग जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। कैक्टस का स्टेम करता है, क्योंकि कैक्टस का स्टेम ग्रीन कलर का होता है और प्लांट के सारे ग्रीन पार्ट अगर उनको प्रॉपर लाइट मिल रही है तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटास, यस, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये भी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करती हैं। मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं लीफ की, उनका काम ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। इसके अंदर पैलिशेड और स्पॉन्जी दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं या दो तरीके की सेल्स होती हैं, पैलिशेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। इन दोनों का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। लीफ एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो बैरल शेप्ड होती है। ठीक है। और ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। लीफ की एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट कलर की होती है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या पिगमेंट्स क्या होते हैं, टोटली एब्सेंट। पिगमेंट्स एब्सेंट होने के कारण लीफ की एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। लीफ की एपिडर्मिस जो है वो इट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेपरेट लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स। हाउ कैन बी नहीं, यहाँ पे होगा हाउ कैन वी। पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन का ही प्रोसेस है, कि एक सेपरेशन टेक्निक है। और क्रोमेटोग्राफी में भी जो सबसे सूटेबल है पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स को सेपरेट करने के लिए जो सबसे सूटेबल है वो कौन सी है, दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इन सब में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंपैरेटिवली कम सूटेबल है फॉर द पिगमेंट्स। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल टेक्निक जो है वो कौन सी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसरी पिगमेंट्स। अगर हम थाइलेकॉइड की बात करते हैं तो थाइलेकॉइड के अंदर मेन पिगमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा असेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है। जो ग्रीन कलर नहीं दे करके ऑरेंज और रेड येलो कलर देते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, असेसरी पिगमेंट्स का, प्लेज नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू NADP, अलाउज प्लांट टू हार्वेस्ट विजिबल लाइट ऑफ वाइडर रेंज वेवलेंथ्स। ठीक है। असेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि जब क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए के अंदर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है, मेन होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब जो लाइट रिएक्शन के दौरान जिसका इलेक्ट्रॉन जो है, जिस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर के अपने एटम से बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो कौन सा होता है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो है 680 680 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर की रेंज में लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। लेकिन जो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये असेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी कुछ नैनोमीटर को क्या, लाइट को क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब करते हैं, कि जैसे कैरोटिनॉइड्स वगैरह हैं ये 500 से 600 तक की नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ या जो फोटोन, जो एनर्जी, लाइट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी है, उस लाइट एनर्जी को ये किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कि किसी एक, ये कैरोटिनॉइड का मॉलिक्यूल था, यहाँ पर क्या थे आपके रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए है, इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, इसने अपने से आगे वाले को दे दी, उसने अपने से आगे वाले को दे दी, और इन्होंने भी क्या करते गए, लाइट को क्या करते गए, एब्जॉर्ब। एट लास्ट ये एनर्जी किसको देते हैं, अपनी सारी की सारी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के पास में जब एक फिक्स एनर्जी लेवल हो जाएगा तो वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा, और जिससे फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम सेकंड की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो असेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है, क्लोरोफिल सिर्फ 680 700 इसी नैनोमीटर को ही एब्जॉर्ब कर पाता है। इससे ज़्यादा या इससे कम की नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करने में असेसरी पिगमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। प्लस ये क्या काम करते हैं, फोटोलाइसिस से बचाते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका फोटोलाइसिस ना हो जाए, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दीज अलाउ प्लांट्स टू हार्वेस्ट विजिबल लाइट ऑफ वाइडर रेंज वेवलेंथ, ठीक है, ज़्यादा वेवलेंथ में को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, ये काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटॉन्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा ऑफ थाइलेकॉइड। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो पहले दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए कि फोटोसिंथेसिस का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ल्यूमन और स्ट्रोमा की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस स्टैक को हम क्या कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम भी कह देते हैं, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म के अंदर ग्रेना, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में ग्रेनम, प्लूरल फॉर्म में क्या कहा जाता है, इनको ग्रेना कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, थाइलेकॉइड, और यहाँ का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, ठीक है। थाइलेकॉइड के बीच की जो कैविटी होगी वो कैविटी कहलाती है ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, और स्ट्रोमा ऑफ थाइलेकॉइड कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रोमा किसको कहते हैं, जो मैट्रिक्स पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का, लिक्विड पोर्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स रिलीज कहाँ, किसके दौरान होता है, फोटो सिस्टम के दौरान होता है। यानी कि जो पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स थाइलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, वो उनमें से एक जो मेन रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। इसके इलेक्ट्रॉन के इमिट करने पर, अब हर बार तो ये इमिट नहीं कर सकता, तो इसको पीछे से हाइड्रोजन, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की कमी भी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन इमिशन पर इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, ल्यूमन के अंदर ही जो H2O है वो ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या बनाता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस से कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो रिएक्शन सेंटर है वो, रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसलिए वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, थाइलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये थाइलेकॉइड के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तब इनको एक साथ स्पीड से बाहर पंप कर दिया जाता है, और इनको थाइलेकॉइड से बाहर जो पंप करते हैं तो उसी टाइम के दौरान एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, एटीपी सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है, इन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को पंप करना इस तरीके का ही सेम प्रोसेस ईटीएस के अंदर भी होता है, इसी तरीके का प्रोसेस कहाँ पे भी होता है, फोटोसिंथेसिस के फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में भी होता है, और दोनों जगह एटीपी का सिंथेसिस होता है, जहाँ पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगी वहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रोसेस समझाने में थोड़ा सा टिपिकल है, तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होने के कारण आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An energy diagram for the transfer of electrons in the light reaction of photosynthesis
in plants is cyclic photophosphorylation, Z band, Z scheme और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा एनर्जी डायग्राम है जिसमें होता है इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो के अंदर इसके मैकेनिज्म को बांट सकते हैं। लाइट रिएक्शन इसका वो प्रोसेस है जो थाइलाकॉइड की ल्यूमन में होता है और इस प्रोसेस के थ्रू एटीपी और NADPH प्लस जो होता है वो बनते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग पावर बनती है। लाइट रिएक्शन में बनने वाले एटीपी और NADPH2 को ही डार्क रिएक्शन के दौरान काम में लिया जाता है, और डार्क रिएक्शन जिसमें CO2 को ट्रैप करते हुए C6H12O6 का सिंथेसिस करते हैं यूजिंग एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, तो ये होता है बेसिक मैकेनिज्म। लाइट रिएक्शन जो है इसके दो प्रोसेस हो सकते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसे कई बार पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी कह दिया जाता है। दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों मिलकर के उसमें होता क्या है कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या जिसे हम क्लोरोफिल ए कह देते हैं, क्लोरोफिल ए एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, फिर उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को देते हुए एट लास्ट ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, NADP प्लस, और हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, NADPH2 रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ATP का सिंथेसिस भी होता है, लेकिन इस स्कीम को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये Z की शेप में दिखाई देती है, और इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसे क्या कहा जाता है, Z स्कीम कहा जाता है इसे। ठीक है, Z स्कीम जिसके दौरान NADPH2 का क्या होता है, सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP synthesis in photosynthesis involves establishment of a proton gradient, oxidation of water, reduction of NADP and flow of electrons। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए जहाँ पे भी ATP बनेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते हैं। ठीक है, वाटर ऑक्सीडेशन और ये प्रोसेस भी नहीं होता है। बेसिकली ATP का सिंथेसिस कैसे हो जाता है कि जब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इन प्रोटॉन्स को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके ट्रांसफ़र के कारण, प्रोटॉन्स के सिप आउट के कारण, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से प्रोटॉन्स जब बाहर निकलते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, तब इनके लीकेज के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को काम में ले लिया जाता है ATP सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा। ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है उसी एनर्जी को काम में लेते हुए क्या कर लेता है, ADP का फॉस्फोराइलेशन करके, ADP का फॉस्फोराइलेशन या ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ करके क्या बना लेता है, ये ATP का सिंथेसिस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस मॉलिक्यूल लीड्स टू रिलीज ऑफ। जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है H2O तब क्या बनता है, H2O की ब्रेकडाउन पर एक तो प्रोटॉन, ठीक है, प्लस क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या निकलती है आपके हाफ ऑक्सीजन। तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, इट इज़ द ऑप्शन नंबर D। फोटोलाइसिस जब होता है, फोटोलाइसिस क्यों होता है, रिएक्शन सेंटर ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके पिगमेंट सिस्टम शुरू कर दिया, अब उस रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी अगले दोबारा से अगर उसे इलेक्ट्रॉन इमिट करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लिया जाता है, एक प्रोटॉन डोनर को से इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, और हायर प्लांट्स के अंदर ही प्रोटॉन डोनर कौन सा होता है, वाटर। ठीक है, तो जब वाटर टूटेगा तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वेवलेंथ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दो होते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो होता है इसके अंदर पिगमेंट सिस्टम सेकंड चलता है, सिर्फ कौन सा होता है, फोटो सिस्टम सेकंड, और जो नॉन साइक्लिक होता है उसकी शुरुआत होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट से। फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर पे क्या हो जाता है, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, और फोटो सिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है, इसका जो मेन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा
यानी कि हम इसको कितना कह सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वेवलेंथ बियॉन्ड 800 नैनोमीटर, वेवलेंथ बियॉन्ड 680, बिलो 680 और बिलो 500 नैनोमीटर। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो यहाँ पर कौन सा चलता है आपके पिगमेंट सिस्टम सेकंड। इट अकर्स, ये कब एक्टिवेट होता है, व्हेन वेवलेंथ इज बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की, इससे ज़्यादा की जो वेवलेंथ होती है तब, क्योंकि 700 नैनोमीटर में जनरली ये एक्साइटेड हो जाता है। तो ये कब कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए 680 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग photosynthesis electrons are continuously lost from the reaction center of pigment system second by which process these electrons are replaced। हमने अभी बात की थी कि जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर का, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इसको रिप्लेस किससे किया जाता है, वाटर जो है, वाटर ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। और पानी का सनलाइट की प्रेजेंस में टूटना जो होता है, ये ब्रेक डाउन जो होता है, इस ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो वापस से प्रोवाइड करवाना है वो किससे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कॉपरेशन ऑफ द टू फोटो सिस्टम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, कि जो दो फोटो सिस्टम होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जेड स्कीम बनाते हैं। यानी कि एटीपी और NADPH2 के बनने के लिए दोनों पिगमेंट सिस्टम का एक्टिवेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस के लिए चाहिए रिडक्शन ऑफ NADP, एनहेंसमेंट ऑफ डार्क रिएक्शन, जनरेशन ऑफ प्रोटीन मोटिव फोर्सेस। अकेला पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जब काम करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, तब वहाँ पे सिर्फ ATP का सिंथेसिस होता है, उस टाइम पीरियड पे NADPH2 नहीं बनता, ठीक है, NADP प्लस का रिडक्शन नहीं होता। लेकिन जब Z स्कीम चलती है तब Z स्कीम के दौरान ATP भी बनते हैं और NADP का रिडक्शन होकर के NADPH या H प्लस का सिंथेसिस भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पिगमेंट सिस्टम के मिलने का रीज़न क्या होता है, दोनों मिलकर के कैसे काम करते हैं, फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिस्टम फर्स्ट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि फोटोसिस्टम जेड स्कीम जब चलती है, नॉन साइक्लिक फोटो रिएक्शन, या इसको हम क्या भी कह सकते हैं कि जब जेड स्कीम चलती है, पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकंड से, फिर वो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोप्लास्ट सेंटर में जाकर के वहाँ से इमिट किए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं यहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज़ हो रहे हैं, इनकी भरपाई कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेस ये होता है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स फेरेडॉक्सिन वगैरह को दिए, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम A, इस तरीके से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, सॉरी, यहाँ पर पहले होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B, कुछ वेरियस साइटोक्रोम्स, फिर ये किसको दे देता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को। ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है, एक दो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोसाइनिन से लेता हुआ एट लास्ट साइटोक्रोम और किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, NADP प्लस को। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से हर बार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं, इमिट होते हैं, जो NADP को क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र। और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास में भरपाई, इसकी कमी कौन पूरी कर रहा है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है वो करता है। और पिगमेंट सिस्टम सेकंड की कमी कहाँ से पूरी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। कि ये एक तरीके से इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में जाते हैं, और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है वो कहाँ की कमी को पूरा कर रहा है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की कमी को, ठीक है। और ये जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये ट्रैवल करते हैं तो एट लास्ट ये क्या बनाते हैं, रिड्यूसिंग पावर NADPH2 का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइट से कमी इसकी पूरी हो रही है, NADPH से, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड से।
तो बेसिकली ये किससे पूरे होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड विच स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिलीज्ड बाय द photolysis of water during non-cyclic photophosphorylation ultimately end up in। हमने अभी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लास्ट एक्सेप्टर इनका कौन होता है, NADP प्लस। NADP प्लस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH.H प्लस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADP इज फॉस्फोराइलेटेड एंड NADP इज रिड्यूस्ड। ठीक है, दिस इज हैपन्स ड्यूरिंग कि ADP फॉस्फोराइलेशन होकर के ATP बनाता है और NADP जो है वो क्या बना देता है, NADPH2। ये कौन सी प्रोसेस में होता है, डार्क फेज और फोटोसिंथेसिस, लाइट फेज, फोटो रेस्पिरेशन और कैल्विन साइकिल। तो जो लाइट रिएक्शन है या लाइट फेज है उसके अंदर NADPH2 और ATP बनते हैं, और डार्क रिएक्शन के अंदर ये जो बने हुए NADPH2 और ATP है वो काम में ले लिए जाते हैं। ठीक है, ये काम में लेकर के इस एनर्जी को काम में लेकर के CO2 को ट्रैप कर लिया जाता है। CO2 इज कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 यूजिंग दिस ATP एंड NADPH2। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Which was the first CO2 fixation product formed in the Kelvin experiment using radioactively labeled C14 इन ग्रीन एल्गी। ठीक है, कैल्विन ने जो है ग्रीन एल्गी कौन कौन सी काम में ली थी, क्लोरेला और सैंडेस्मस। इनके अंदर कैल्विन साइकिल जो होता है, C3 साइकिल भी जिसे हम कहते हैं, कैल्विन साइकिल के पाथवे का पता लगाया था। पाथवे पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन को काम में लिया था, कार्बन 14 को। ठीक है, और जब हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं जिसमें CO2 का क्या होता है, एंट्रैपमेंट होता है। राइबुलोज बिस फॉस्फेट जो है, ठीक है, RUBP जो है वो CO2 के साथ में रिएक्ट करके एंजाइम यहाँ पे काम में आता है, रुबिस्को, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बना करके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन का होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसे फॉस्फोग्लिसरेट भी लिख दिया जाता है। क्योंकि बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, इसीलिए कैल्विन साइकिल को क्या कहा जाता है, 3 कार्बन C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहने का रीज़न क्या है कि बनने वाला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो किसका, कितने कार्बन का होता है, C3 3 कार्बन का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, इट इज़ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स इन C3 प्लांट्स इज। फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है C3 प्लांट्स के अंदर, उनको C3 प्लांट्स कहते ही क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो पहला बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट कितने नंबर का होता है, कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में हो जाता है जैसे मक्का हो गया, मेज़, शुगर केन हो गया, गन्ना जिसे कहते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो पहला बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन के दौरान वो 4 कार्बन का होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, C4 प्लांट्स। ठीक है, तो 860 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट्स आर डिसरप्टेड एंड द स्ट्रोमा सेपरेटेड फ्रॉम द लैमिनी। द आइसोलेटेड स्ट्रोमा विल फिक्स CO2 इफ इट इज सप्लाइड विद। ठीक है, कि ये कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट हमने लिया, उसके ग्रेना को पार्ट को अलग कर लिया, ग्रेनम पार्ट यानी कि थाइलाकॉइड्स जो होते हैं उनको अलग कर लिया, और स्ट्रोमा पार्ट जो लिक्विड पार्ट होता है जैसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है उसको अलग कर लिया गया। आइसोलेटेड मैट्रिक्स के अंदर क्या काम होता रहेगा, क्या प्रोसेस होता रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक बेसिक प्रोसेस है कि जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनके अंदर लाइट रिएक्शन चलती है, यानी कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड मिल करके Z स्कीम चलाता है, और इसके रिजल्ट क्या होता है, NADPH2 और ATP का बनना। ठीक है, एनर्जी बनती है। इस एनर्जी को काम में लेता है इसका स्ट्रोमा पार्ट, क्योंकि स्ट्रोमा पार्ट के अंदर मेनली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कि क्या कहते हैं हम, रुबिस्को सॉरी
स्ट्रोमा पार्ट के अंदर एंजाइम होता है रुबिस्को राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है CO2 फिक्सेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कि इस एंजाइम की प्रेजेंस से अगर रुबिस्को एंजाइम जो होता है वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, और अगर इसको प्रॉपर CO2 मिलती रहे और प्रॉपर रुबिस्को मिलता रहे तो ये क्या करता रहेगा, स्ट्रोमा पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस को करता रहेगा, C3 साइकिल चलाता रहेगा। तो क्वेश्चन अब यही पूछ रहा है कि स्ट्रोमा जो है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लैमिली, कि स्ट्रोमा पार्ट जो है इसको क्या कर दिया गया है, लैमिली से सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन स्ट्रोमा लिक्विड पोर्शन है और उसमें रुबिस्को ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है और CO2 है तो ये क्या करेगा, अपने C6H12O6 बनाता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी से कहाँ से मिल रही थी, लाइट रिएक्शन से मिल रही थी, थाइलाकॉइड से मिल रही थी। थाइलाकॉइड से एनर्जी से किस फॉर्म में मिल रही थी, ATP एंड NADPH2 के फॉर्म में। तो हमें इसे क्या सप्लाई करना पड़ेगा, ATP एंड NADPH2। सी रुबिस्को तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है तो रुबिस्को सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे ATP और NADPH2 प्रॉपर मिलता रहे तो ये CO2 फिक्सेशन करता रहेगा, स्टार्च का फॉर्मेशन करता रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। Sorry for the disturbance. During photosynthesis, when PGA is changed into phosphoglyceraldehyde, which of the following reaction occur? PGA क्या होता, क्या बात की थी हमने, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, एसिड से क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस नहीं भी पढ़ा है, थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन सीधा से क्या पूछ रहा है, एसिड है, एसिड से क्या बन रहा है, आपके एल्डिहाइड बन रहा है। एसिड का ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, और एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, CHO। लिख दूँ मैं इसको सीधा, ठीक है, इट इज़ सीधा प्लेन CHO। तो COH से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। एक ऑक्सीजन क्या हो रही है आपके, कम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्योंकि जब एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है तब ऑक्सीजन रिमूव होती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम होती है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज रिडक्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि C4 प्लांट्स का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, 4। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, CO2 और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस CO2 जो है वो मिल करके क्या बनाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का, ये मिल करके क्या बनाता है, 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम जो होता है यहाँ पर वो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे शॉर्ट में कह दिया जाता है PEPCASE, पैपकेस। ठीक है, तो बेसिक जो है हमें ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन 4 कार्बन का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट के अंदर बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, देखिए ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये तो किस में होता है, C3 प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, C4 प्लांट्स के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट, और ये कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और RUBP C3 प्लांट्स के अंदर CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, जो CO2 को ट्रैप करता है, CO2 के साथ में जो रिएक्ट करता है वो कौन सा होता है, RUBP होता है। राइबुलोज बिस फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट C4 प्लांट के अंदर जो सबसे पहले CO2 के साथ में रिएक्ट करता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड कौन सा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। C3 प्लांट्स के अंदर RUBP जो है वो CO2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
और C4 प्लांट्स के अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो CO2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आई होप कि इनका कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया हो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल शीट्स आर, ठीक है, बंडल शीट्स जो होते हैं C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक एनाटमी देखने को मिलती है। इस एनाटमी को हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स एनाटमी में क्या चीज़ होती है कि जो बंडल शीट की सेल्स होती हैं, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक या दो लेयर जो होती हैं बंडल शीट की सेल्स की होती हैं, और वो बंडल शीट की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट साइज़ में भी बड़े होते हैं, इनका नंबर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ए ग्रेनल होते हैं। ए ग्रेनल का क्या मतलब हो गया, इनके अंदर ग्रेना क्या होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट। थाइलाकॉइड्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। इनमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तो चलता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड इनमें नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मीज़ोफिल की सेल्स होती हैं, बंडल शीट की सेल्स होगी और एक कौन सी होगी आपके, मीज़ोफिल की सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है। मीज़ोफिल सेल्स क्या करती हैं, उनमें फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो CO2 के साथ को ट्रैप करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आगे दूसरे एसिड्स बना लेते हैं जैसे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड वगैरह। फिर इन मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बंडल शीट की सेल्स के अंदर, ठीक है। बंडल शीट की जो सेल्स होती है वहाँ पर आकर के ये मैलिक एसिड CO2 रिलीज़ कर देता है और वापस जा कर के फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि मीज़ोफिल की सेल्स में CO2 को ट्रैप करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड वगैरह बना के इनको रिलीज़ कहाँ किया जाता है, बंडल शीट में किया जाता है। बंडल शीट की सेल के अंदर फोटो सिस्टम नहीं चलता। फोटो सिस्टम नहीं चलने के कारण यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटो ऑक्सीडेशन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन वो नहीं होता। ये सारा का सारा प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, ताकि जो रुबिस्को एंजाइम है उसको किससे बचाया जा सके, ऑक्सीजन से बचाया जा सके। बेसिकली होता क्या है कि रुबिस्को जितनी एफिनिटी CO2 से रखता है उतनी एफिनिटी किससे रखता है, ऑक्सीजन से भी रखता है। तो मीज़ोफिल की सेल्स ने CO2 को ट्रैप करके कहाँ भेज दिया, बंडल शीट की सेल्स में भेज दिया, ठीक है। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है यानी कि ATP और NADPH2 का बनना जो है, लाइट रिएक्शन तो कहाँ पे होती है आपके, यहाँ पे मीज़ोफिल की सेल में। और डार्क रिएक्शन जो C3 साइकिल चलना है वो C3 साइकिल कहाँ चलता है, बंडल शीट के अंदर चलता है। यानी कि रुबिस्को काम कहाँ करेगा, बंडल शीट के अंदर करता है। और लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH2 कहाँ बनते हैं, मीज़ोफिल में। ATP और NADPH2 को भी बंडल शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और CO2 को भी ट्रैप करके मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड की फॉर्म में कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, बंडल शीट में। बंडल शीट में CO2 भी रिलीज़ हो जाती है, ATP NADPH2 भी आ जाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर C3 साइकिल चलता है। C4 प्लांट और कैम्प प्लांट्स दोनों में C3 साइकिल भी चलता है, ठीक है। कुछ बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर C4 चल रहा है तो वो C4 ही चलेगा, वहाँ पे C3 नहीं होगा। नहीं, बेसिक प्रोसेस खाना बनाने का जो है, फूड प्रोसेस, वो वही रहेगा। बाकी ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो बाकी हम बाद में देखते हैं कि बंडल शीट सेल्स जो होती हैं, दीज आर 865 पे देखते हैं, दीज आर रिच इन रुबिस्को। यस, इनमें रुबिस्को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। पेप कार्बोक्सिलेज बंडल शीट में नहीं होता है। पेप कार्बोक्सिलेज कहाँ पे पाया जाता है, मीज़ोफिल के सेल्स में होता है। लैक रुबिस्को एंड पेप कार्बोक्सिलेज नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें रुबिस्को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और यहाँ पर CO2 जो है वो किस में कन्वर्ट की जाती है, फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4, ठीक है। प्लांट की जो लीव्स होती है, जब हम उसका सेक्शन देखते हैं तब वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स एनाटमी का मतलब ही क्या हो जाता है कि जो बंडल शीट है उनके अंदर बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल होते हैं, उनके अंदर ग्रेना क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है। प्लस जहाँ पे क्रेन्स एनाटमी पाई जाएगी वहाँ पे मीज़ोफिल की सेल्स जो होती हैं वो बंडल शीट के पास पास रहती है, क्योंकि मीज़ोफिल की सेल्स को अपना मैलिक एसिड भी उसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और उनको बने हुए जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो बने हुए ATP और NADPH2 वो भी तो बंडल शीट में ट्रांसफ़र करनी है।
तो इसके कारण मेसोफिल की सेल्स जो होती हैं वो बंडल शीट की सेल्स के एकदम पास पास रहती है, ताकि इजीली उनको क्या कर सके, चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके। तो क्रेन्स एनाटॉमी से भी C3 और C4 का डिफरेंस बता सकते हैं। मेसोफिल सेल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, C3 और C4 का डिफरेंस बता सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैक्सिमम प्लांट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज्ड इन नाइट, एक्सेप्शन इज, ठीक है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स C3 C4 नन ऑफ दिस। इसको ये भी कहा जाता है कैम प्लांट्स भी कहा जाता है, कैम प्लांट्स या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो स्टोमेटाज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टोमेटाज जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटाज। स्कोटो एक्टिव ऐसे स्टोमेटाज जो नाइट टाइम पे ओपन होते हैं और दिन में क्या रहते हैं, क्लोज्ड। ये प्रोसेस क्यों होता है, ये जनरली होता है सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, मांसल मरुद्भिद पादप जो होते हैं उनके अंदर ये दिन में क्यों ये बंद रहते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को क्या कर सके, कम। नाइट टाइम में ये स्टोमेटाज ओपन होते हैं और जितनी CO2 इनको एब्जॉर्ब करनी है अगले दिन के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उस पूरी की पूरी CO2 को ये एब्जॉर्ब करके उसे मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैक्यूल के अंदर भर के रख लेते हैं, ठीक है। नाइट में इन्होंने सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली और डे टाइम में ये क्या करेंगे, स्टोमेटास तो रहेंगे बंद, लेकिन उस मैलिक एसिड में जो CO2 ट्रैप है उस CO2 को काम में लेते हुए फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वे काफ़ी सकुलेंट होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, यूफोर्बिया हो गया, एलोवेरा नहीं, एलोवेरा C4 में आ जाता है, कैक्टस, यूफोर्बिया वगैरह ये। तो ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं, आपके कैम प्लांट्स, ठीक है। एलोवेरा भी इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 इज कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। प्रोसेस कौन सा कहलाता है, वो फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स में क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो कई बार CO2 से रिएक्ट करने की जगह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लेट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की टोटल यील्ड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए प्लांट्स ने क्या मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, C4 का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। C4 का मैकेनिज्म कि जहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन बन रही है, लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन बनती है फोटोलाइसिस में, वहाँ पर रुबिस्को मिलता ही नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, मेसोफिल में, और रुबिस्को की क्वांटिटी ज़्यादा कहाँ पर होती है, बंडल शीट के अंदर होती है। तो दोनों को अलग अलग कर दिया, लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन मेसोफिल में रिलीज हो रही है और रुबिस्को अपना काम कहाँ पे कर रहा है, बंडल शीट में कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रेन्स एनाटॉमी है, ये प्रोसेस से C3 और C4 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश श्वसन, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज हैव हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक यील्ड। वही बात जो हमने अभी की थी, स्पीशीज दैट परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन नहीं, स्पीशीज पोजेसिंग C3 पाथवे, पोजेसिंग C4, सेम फॉर ऑल। जो C3 पाथवे होता है, जिनमें सिर्फ C3 होता है, जैसे मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स जो हो वो, उनमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही होता है, जिससे कि उनके यील्ड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। रीज़न, रुबिस्को और फ्री ऑक्सीजन दोनों अलग अलग सेल्स में मिलती है। रुबिस्को मिलता है बंडल शीट के अंदर, और फ्री ऑक्सीजन जो है फोटोलाइसिस से जो बनती है, वाटर के फोटोलाइसिस से, वो कहाँ बनती है, मेसोफिल के अंदर। इसलिए ऑक्सीजन रुबिस्को एंजाइम से रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो C4 पाथवेज जो होते हैं उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट एक्सपोजर, डार्क कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट सारा का सारा बनता ही किसके बेस पर है, आपके लाइट के ऊपर। अगर नए बनने वाले प्लांट को, या जैसे मनी प्लांट है, अगर उनमें से थोड़ी टाइम के लिए अंधेरे में रख दे तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनना बंद हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट इज हाईली इफेक्टेड बाय द लाइट एक्सपोजर। कितने घंटे लाइट मिल रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए मिल रही है,
ठीक है, कंटिन्यूसली मिल रही है, डिसकंटिन्यूस मिल रही है, सब कुछ अफेक्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लाइट एक्सपोजर। क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट है वो किससे कंट्रोल्ड होता है, बाय द एक्सपोजर ऑफ इट्स लाइट। ठीक है, सनलाइट कितनी मिल रही है उसके बेस पर। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।